Hello everyone. Now we are in the last part of this chapter, the human evolution, various stages in the development of human being, right from ape stage up to the modern man stage, that is the today's human being. हम अब वही पार्ट देख रहे हैं. एकदम लास्ट में डिस्कशन दिया वाला आपको एनसीईआरटी में 2 पेज में, एकदम हाफ पेज में आपको डिस्कशन है, लेकिन इतना कम डिस्कशन आपके लिए काफी नहीं है. आपको स्टेट बोर्ड में एक बहुत अच्छे से टेबुलेटेड फॉर्मेट में दिया हुआ है. आपको ये जो टेबल दिख रहा है, तो इतना बड़ा आपको टेबल में जो दिया हुआ है यहाँ पे ठीक से दिखेगा नहीं शायद, बट दिस इज द टेबल. हम ये टेबल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. स्टेट बोर्ड में जो दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है. ये सारे स्टेजेस क्या है, कौन से स्टेज में क्या कैरेक्टर्स थे, थोड़ा सा इतना याद रखना है. ओके, आई विल डिस्क्राइब दी स्टेजेस वन बाय वन, और आपको वो स्टेजेस याद रखने के हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर्स, उसमें जो कोई भी फॉसिल्स मिले वाले हैं अपने को, कौन से पीरियड में वो हुआ था, कौन से कब उसके पूरे फॉसिल्स कलेक्ट किया, किसने किया, फिर उसके कुछ कैरेक्टर्स में उसके क्रेनियल कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके ब्रेन का साइज कितना था, ब्रेन क्रेनियम का साइज कितना था, वॉल्यूम कितना था. तो ये कुछ बातें आपको ये वाले पार्ट में याद रखने की. ओके, साइंटिस्ट के नाम हो सकते कुछ, मैं सिर्फ पॉइंट्स रीड आउट करके बताऊंगा. आपको फोटोज आएंगे, आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको याद रखने का है. इसको लिखने का कैसा है ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ. एज इट इज डिस्क्रिप्शन तो आपको पैसेज वाइज रहेगा, लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको अपन थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस के जैसा लिख के लेंगे. अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद आ रहा होगा रेस्पिरेशन चैप्टर में, तो अपन ने जैसे स्टेजेस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो वाले जो स्टेजेस थे, मैं उन्हीं स्टेजेस की तरह 10 स्टेप आपको ये लिखना बता दे रहा हूँ. तो एक बार देख लो कैसे लिखना है. हमको जो 10 स्टेजेस देखने की ह्यूमन बीइंग की, भले ही स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में भले ही 7 स्टेजेस दी हुई है, देयर आर ओनली 7 स्टेजेस गिवन इन द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, बट वी हैव टू कंसीडर 10 स्टेजेस so that it becomes easy for you to link the stages properly. Okay, तो मैं 10 स्टेज तुमको इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बताऊंगा, उसको लिखना कैसे है वो बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द 10 स्टेजेस, एंड एक्चुअली देयर आर बेसिक 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. 4 स्टेजेस है. एप स्टेज, सेकेंड है एप मेन स्टेज, थर्ड है प्री हिस्टोरिक मैन, prehistoric man, also known as primitive man, और फोर्थ है मॉडर्न मैन स्टेज, और दिस इज द मॉडर्न मैन, टुडेज मैन. तो ये 4 स्टेजेस में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके 10 प्रकार के ह्यूमन फॉसिल्स अपने को मिला है. 10 प्रकार के स्टेजेस इसमें है. जैसे कि एप स्टेज में आता प्रोप्लियोपिथेकस और ड्रायोपिथेकस. Propleopithecus is not given in state board textbook, plus it is also not given in NCERT textbook. Directly Dryopithecus से आपको डिस्कशन है. स्पेलिंग देखो, Propleopithecus, Dryopithecus. These stages are asked in state board in exact sequential order. 2 मार्क्स के लिए पूछा है enlist these stages. तो आपको ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है. Propleopithecus और Dryopithecus. इससे बाद में जाके बना Ramapithekus और केनियापिथेकस. केनिया नाम की जो कंट्री वहां पे उसका फॉसिल मिला था. और प्लस इसमें एप मेन स्टेज में एक लास्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ये दोनों एक ही है, रामापिथेकस और केनियापिथेकस एक ही नाम है, बस एक इंडिया में फॉसिल मिला है, राम, भगवान राम के नाम पे नाम पड़ा है, और केनियापिथेकस केनिया में मिला है उसका फॉसिल, अफ्रीकन कंट्री, तो केनियापिथेकस. ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब ऑस्ट्रेलिया दिमाग में मतलब, इसका भी फॉसिल अफ्रीका में मिला हुआ है, साउथ अफ्रीका में अपन देखेंगे तो, बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका नाम पड़ा है. देन प्री हिस्टोरिक मैन और प्रिमिटिव मैन की अगर बात करूं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बना होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. इरेक्टस की और फॉर्म से जावा मैन, पेकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन. These are the forms of Homo erectus. ये सब Homo erectus के प्रकार है. जावा मैन, पेकिंग मैन, ये जावा नाम की एरिया है इंडोनेशिया, वहां पे पेकिंग मैन, पेकिंग मतलब चाइना का बीजिंग, वहां पे मिला है, और हिडलबर्ग जर्मनी में है ये प्लेस, वहां पे मिला है, इसके लिए उसका नाम हिडलबर्ग मैन रखे. प्लस
इसके साथ इसमें आते ये दोनों तीनों होमो इरेक्टस के। इसमें अब तुम्हारे लास्ट आएगा इसमें निएंडरथल, सबने सुने वाला है इसका नाम निएंडरथल मैन। सो दिस इज ऑल्सो दी प्री हिस्टोरिक मैन। और लास्ट में मॉडर्न मैन में आएंगे तुम्हारे सिर्फ दो, एक आएगा क्रो मैग्नन मैन, फ्रांस में क्रो मैग्नन वैली नाम के रॉक्स नाम की जगह है, वहां पे मिला है इसके फॉसिल्स, क्रो मैग्नन मैन। और अपना मॉडर्न मैन दैट इज योर होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस, दिस इज होमो सेपियंस फॉसिलिस, फॉसिल बन गया, अब नहीं मिलता अपन आज ही में, ये सब फॉसिल है, ये कोई भी नहीं मिलता अभी, सिर्फ ये है, इनके सिर्फ फॉसिल्स अवेलेबल है सबके, ओके सबके मतलब जिसके जिसके है उसके उसके, ओके। सो दीज आर द 10 स्टेजेस। देखो 10 स्टेजेस कैसी है। द स्टेज नंबर 1 इज प्रोप्लियोपिथेकस, सेकंड इज ड्रायोपिथेकस, थर्ड इज रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सॉरी रामा और केनियापिथेकस, एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिफ्थ इज होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस। ये उसमें चाहते सब प्रकार उसके, इसमें एडलमैन अलग से ले सकते थे। देन सेवेंथ इज निएंडरथल मैन, 8 और 9th स्टेज इज योर मॉडर्न मैन, ठीक है। ये होमो इरेक्टस के जो सब प्रकार है हिडलबर्ग वगैरह, तो इसके लिए अपन एक ही पकड़ेंगे उनको तीनों को, निएंडरथल 7, क्रो-मैग्नन 8 और मॉडर्न मैन 9। मींस वी आर गोइंग टू सी दिस 9 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब इनको लिखने का कैसा, एक बार ये 10 स्टेजेस ये लिख के रख लो। इनमें से आपको एमसीक्यू पूछते हैं इनमें से कौन सी एप स्टेज, तो एप स्टेज में दो लोग आते हैं, प्रोप्लियो और ड्रायो, पहली 2 स्टेजेस। उसके बाद एप मेन में रामापिथेकस, केनियापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर प्री हिस्टोरिक मैन, एक्चुअली मैन ये एप जैसे दिखते थे पूरे, इनके कैरेक्टर एप और मैन के जैसे। वी हैव सीन द कैरेक्टर्स ऑफ एप एंड मैन, याद है एप वर्सेस मैन कैरेक्टर्स देखे थे, उनकी सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटी, ये पूरे चलते भी वैसे थे, क्वाड्रापेडल थे, पूरे एप जैसे थे, मतलब गोरिल्ला के जैसे थे ये, ठीक है। इनके एप मेन के जैसे थे, मतलब आधे एप के कैरेक्टर्स आधे मेन जैसे कैरेक्टर्स, कुछ एप जैसे कुछ मेन जैसे। बॉडी हेयर कम हो गया, थोड़ा सा पोस्चर स्ट्रेट होने लग गया, चेहरे का शेप थोड़ा पीछे चले गया, ठीक है, मैन जैसे कैरेक्टर। जबकि आईब्रो रिजेस मोटे मोटे, फिर दांत वगैरह, थोड़ा सा डेंटल आर्क अभी भी बंदर जैसा एप जैसा था, तो फिर ये एप मैन स्टेज। देन प्री हिस्टोरिक मैन, ये मैन थे लेकिन हाइट कम थी, अभी ठीक से चलना सीख रहे थे, किसी के हाथ स्ट्रेट हो गए, ठीक है, हाथ स्ट्रेट हुए तो होमो हैबिलिस, हैब्स, हैब्स मतलब हैंड्स, और होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब नाम से समझ रहे इरेक्ट, अब ये ठीक से खड़े रहना सीख गया, इरेक्टस, इट कैन वॉक इरेक्ट, चलने लग गया। तो जावा मैन, पेकिंग मैन, ये अलग अलग जगह पे इरेक्टस के ठीक से चलने वाले मॉडल्स थे ह्यूमन बीइंग के, तो होमो इरेक्टस। देन निएंडरथल, ये तो बहुत ही ब्रेन से डेवलप थे, एक नंबर, इनका बहुत दिमाग चलता था, बहुत सारी चीजें करते, देखेंगे अपन कैरेक्टर्स। देन क्रो-मैग्नन मैन, ये भी फ्रांस का, फ्रांस बोले तो फैशन की दुनिया एकदम, ये भी बहुत भारी भारी कपड़े बनाते थे, जंगल में अंगल मस्त एकदम फॉर फेदर्स लगा के ड्रेसिंग विसिंग करके एकदम घूमते थे पूरे गांव में उधर उनके यहाँ, ठीक है। क्रो-मैग्नन मैन अपने आने के कुछ घूमते ना हो, सिर को तुर्रे लगा के बड़े बड़े बकरे बन के वैसे घूमते थे, चड्डा विड्डा बनाते थे, मस्त कपड़े वपड़े, ओके। सो क्रो-मैग्नन मैन। और लास्ट का मॉडर्न मैन का क्या बोलना, कैसा कैसा घूमते, तुम तो खुद के ऊपर से देख लो, बाकी लोगों को क्या हो। तो कैरेक्टर्स देखते अपन इनके, दीज आर दी 9 स्टेजेस, ओके। अब अपने को हर एक स्टेज में क्या क्या देखने का वो पॉइंट सुन लो पहले, क्योंकि ये पॉइंट, ये पार्ट कैसे कंप्लीट करना, ये सबसे दिमाग खराब होता। पहले तो 10 स्टेजेस याद होगी क्या, देखो प्रोप्लियोपिथेकस, बीटा उंगलियों पे अपना रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, स्टार्ट विद दिस फिंगर, प्रोप्लियोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस ऑल्सो नोन एज केनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। देन होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में 2-3 प्रकार कौन है, जावा मैन, पेकिंग मैन और तुम्हारा हिडलबर्ग मैन। देन निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन और मॉडर्न मैन, ये रहे 2 बाजू में मॉडर्न मैन, और एक आधा बनेगा आपने से इवॉल्व होके, उसके लिए फ्यूचर के लिए रखेंगे का, ओके। सो क्रो-मैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन, दीज आर दी 9 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। अब इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो हर स्टेज के अपने को पीरियड याद रखने का है। What to study, what to remember, what to remember about each stage. So the period in which it was present, it was living, तो वो जो टाइम में हुआ है वो टाइम, ओलिगोसिन इपॉक, मायोसिन इपॉक, इपॉक्स याद है कि इपॉक्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले,
तो वो इपॉक्स अपने को याद रखने, वो टाइम कौन से पीरियड में, कितने हजार साल पहले, कितने लाख साल पहले ये हुआ था, वो याद रखना। दूसरा, उसके जो कुछ भी फॉसिल्स है वो फॉसिल कहाँ पे मिले वाले हैं, उसका पीरियड याद रखने का, उसके फॉसिल कहीं मिले वाले, इंडिया में कहाँ मिले वाले, अफ्रीका में कहाँ मिले वाले, अमेरिका में मिले वाले, यूरोप में मिले वाले, जहां भी फॉसिल्स मिले वाले वो प्लेस का नाम, वो तो एमसीक्यू में पूछते। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की इसकी, कितने सीसी है। एप की 450 रहती क्रेनियल कैपेसिटी, उनका ब्रेन छोटा रहता है, उनका क्रेनियम का साइज छोटा रहता है, फिर जबकि अपनी 1450 है 1450, क्योंकि अपना ब्रेन का साइज बड़ा है, बंदर का छोटा चलता है एप का, तो इनकी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगी क्रेनियल कैपेसिटी, और लास्ट वाले की तो 1450 ही रहेंगी सबसे ज्यादा। ओके, देन क्रेनियल कैपेसिटी के बाद आपको कुछ उनके कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंटिस्ट के नाम, जिसने वो फॉसिल ढूंढा, जिसने वो नाम रखा, जो कुछ भी होगा अवेलेबल उसके बारे में फैक्ट वो, और फिर लास्ट में उसके कैरेक्टर्स, लास्ट में उसके कैरेक्टर्स। मतलब अपने को 4-5 चीजें हर एक के बारे में देखनी ध्यान में आ रहा। इसमें से आपको एटलीस्ट 1, 2 और ये 3 चीजें तो आपको सबसे पहले याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने मुश्किल नहीं रहते। एप बोलते जाके ध्यान में, एप जैसा बंदरों जैसा पूरा गोरिल्ला के जैसे दिखता था वो पूरा, उसके बॉडी पे हेयर थे, क्वाड्रापेडल चलता था, उंगलियां उसकी, हाथ लंबे पैर छोटे, बराबर है, ऐसे कुछ तो भी था ना। 4 limbs आर लॉन्गर देन हैंड लिम्स, देन फिर गर्दन बैकवर्ड फेसिंग, फिर चेहरा सामने वाला, प्रोनेथस माउथ था क्या, जॉ बंदर के जैसे दांत, ये सब उसके एक जैसे कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखने की 3 चीज समझ रहे। पहले 10 स्टेजेस लर्न हो गए क्या, 9 स्टेजेस, 9 स्टेजेस लर्न हो गए। स्टेजेस के बाद अपने को उनके पीरियड, फॉसिल और ये सारी डिटेल्स अपने को देखनी। ओके, नाउ एक बार बता देता आपको ड्रॉ कैसे करना है। आपको रजिस्टर के 2 पेज लगेंगे, आपका जो रजिस्टर रहेगा पूरा इस तरीके से, तो रजिस्टर के जो 2 पेज रहेंगे, इधर वाला लेफ्ट पेज और राइट पेज, तो लेफ्ट पेज से स्टार्ट करने का और राइट पेज तक आपका एंड होना चाहिए। इधर 4-5 स्टेजेस और इधर 4-5 स्टेजेस, आपकी जितनी जगह रहेंगी उसके हिसाब से आपको बनाने की, ठीक है। तो कैसा लिखने का रजिस्टर पे, सबसे ऊपर लिखने का प्रोप्लियोपिथेकस, ओके। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देने के रजिस्टर के, ये पहली लाइन में लिखे, इसके बाद 1, 2, 3 लाइन छोड़ देने के, फिर यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाने का, यहाँ पे पहला बॉक्स बना देने का, उसके अंदर प्रोप्लियोपिथेकस लिख दिए, उसके बाद लिखने का ड्रायोपिथेकस, फिर वापस से 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर तुम्हारा लिखो रैमापिथेकस, ओके। इसका दूसरा रूप कौन सा है, केनियापिथेकस, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर नीचे जाएगा, फिर आप वापस 4-5 लाइन इधर, 1, 2, 3 लाइन छोड़ देने के, 1, 2, 3 लाइन, ओके। मतलब एक पेज पे इस तरीके से आपके ये बढ़ जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4 स्टेजेस बैठ गए, फिर बाकी के 5 स्टेजेस उधर। लास्ट वाली स्टेज का तो अपने को डिस्क्रिप्शन लिखने का नहीं है, मॉडर्न मैन का, इनका डिस्क्रिप्शन अपने को लिखने का। मॉडर्न मैन का क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बाकी की स्टेजेस का अपने को डिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है। एक बार ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, अब उधर वाले पेज पे क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कंटिन्यूएशन में लेके फिर उधर वाले पेज पे, मैं इधर लिख रहा लेकिन उधर वाले पेज पे लिखने का। ऑस्ट्रेलो के बाद कौन आता तुम्हारा, होमो हैबिलिस, उसके बाद है तुम्हारा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। अब इसमें 3 रूप है, 1, 2 और 3। कौन 3 लोग इसमें, जावा मैन, पेकिंग मैन और तुम्हारा हिडलबर्ग मैन, जावा, पेकिंग और हिडलबर्ग। अब ये तीनों के डिस्क्रिप्शन आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसके लिए थोड़े और जगह छोड़ के फिर 4-5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। 3-4 लाइन इसके, 3-4 लाइन इसके, इस तरीके से छोड़ के इसका डिस्क्रिप्शन के बाद हिडलबर्ग के बाद निएंडरथल, इसके 2-3 लाइंस क्रोमैग्नन और लास्ट में फिर मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। तो इस तरीके से आपको 10 स्टेजेस लिखने की, ठीक, पेंसिल से लिखो पहले। तो आपका फिर मैं क्यों बता रहा था, समझ में आ रहा है कि बेटा हम क्लास में अगर रहते थे तो मैं तुमको लिखा के इसी तरीके से देता था। मैं कोशिश कर रहा तुमको बताने की क्लास में कैसा करने का था, अपने को घर पे से भी वैसा ही करने का। आपको ये 4-5 लाइन्स छोड़ छोड़ के हर स्टेज का एक डिस्क्रिप्शन लिखने का। आपको ऑलरेडी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया वाला है टेबल, मैंने स्टार्टिंग में बताया वो टेबल, तो वैसा टेबल अपने को बनाना मुश्किल जाएगा, याद नहीं रहती। या ऐसा थोड़ा सा रहा डायग्रामेटिक, अपने कलरफुल पेन यूज करके लिखो, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, तो तुमको ये अलग अलग चीजें तुमको याद रहेंगी बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के बताता, बाकी लोगों का आप ऐड करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन,
पीरियड जो रहेगा मतलब कौन से टाइम में हुआ है वो पीरियड में लेफ्ट साइड में लिखूंगा। ओके, और जो कुछ भी उसके फॉसिल मिले वाले है वो फॉसिल में ये एरो के यहाँ पे लिखूंगा राइट साइड में, इधर उसका पीरियड रहेगा और इधर उसके फॉसिल्स लिखे वाले रहेंगे। ओके, उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी रहेगी मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखूंगा, नाम के आगे इस ब्रैकेट में उसकी क्रेनियल कैपेसिटी इन क्यूबिक सेंटीमीटर, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो यहीं पे लिखेंगे अपन। ठीक है, और कोई साइंटिस्ट का नाम होगा तो मैं यहाँ पे अगली एक लाइन एक्स्ट्रा की लाइन छुटा ली, या फिर ये साइड में साइंटिस्ट का नाम तुम पीरियड के साथ ही साइंटिस्ट का नाम छोड़ सकते उसका टाइम लिखने के बाद। ओके, तो इस तरह। और कैरेक्टर्स यहाँ पे नोट नहीं भी किए, कैरेक्टर्स आपको ऑलरेडी मैं टेबल बाद में दिया थे, तो कैरेक्टर्स आपको वो एज इट इज याद रख सकते हैं आप टेबल के फॉर्म में, या फिर जो दिया वाला है पैसेज जैसा वो आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब अपने जो फैक्चुअल डिटेल्स है मैं उसको इस तरीके से बिठा रहा, इधर टाइम लिखने का कौन से पीरियड में हुए थे, इधर उनका फॉसिल लिखने का, और इधर ब्रैकेट में उनकी क्रेनियल कैपेसिटी, और साइंटिस्ट का नाम यही पे नीचे, इधर से नहीं तो इधर, तो जनरली इधर ही लिख लो साइंटिस्ट का नाम। ओके, इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे आएंगी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगी नीचे, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आएंगी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे आएंगी। समझ रहा क्या है? ओके, सो thus we are going to enlist these 10 names, 10 stages and their information. Okay, let's start with the first one, अपना प्रोप्लियोपिथेकस। अगर प्रोप्लियोपिथेकस की बात करो तो तुमको पीरियड याद रखना पड़ेगा। तो पीरियड अपने पास अपन कौन से एरा में जी रहे हैं अभी, सो दिस करंट एरा इज द सीनोजोइक एरा। अगर तुमको 6 एराज याद आ रहे हैं तो देखो, अजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, एंड दिस इज द सीनोजोइक एरा। ये एराज है, एराज के अंदर पीरियड्स है, पीरियड्स के अंदर इपॉक्स है। तो सीनोजोइक एरा के 7 इपॉक्स है, 2 पीरियड है, क्वाटरनरी और टर्शरी, उसमें 7 इपॉक्स है तुम्हारे, HPPMOEP। ये शॉर्टकट मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको बताया वाला है, HPPMOEP, राइट। तो H होलोसिन, P प्लेस्टोसिन, P प्लियोसिन, M मायोसिन, O ओलिगोसिन, E इयोसिन और P पेलियोसिन। सो दीज आर दी 7 इपॉक्स। तो इन 7 इपॉक्स में ह्यूमन इवोल्यूशन वाला है। अब इसमें से कौन से इपॉक अपने काम के, आपको नाम तो ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या रिवाइज कर रहा, थोड़ा समझ रहा है बेटा, आप थोड़ा सा एक बैकलॉग में जाके देखो ये हुआ है क्या पार्ट अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो फिर तुम अब आगे आ जाओ। अब अपने को वो इपॉक्स यहाँ पे यूज करने के, नाम और पीरियड के साथ में। ओके, तो मैं तुम्हारे सामने भी डिस्क्रिप्शन दे रहा, कि तुम्हारे सामने जो पेज आ रहा, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोप्लियोपिथेकस। प्रोप्लियोपिथेकस फर्स्ट स्टेज है तुम्हारी, तो प्रोप्लियोपिथेकस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है। इट वॉज द एप लाइक प्राइमेट, it lived in the Oligocene epoch about 30 million years ago. तो आज से कब हुआ था 30 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब देखो इसके बारे में यहाँ पे मुझे क्या लिखने का, ओलिगोसिन वर्ड यहाँ पे आएगा, इपॉक, बस इपॉक लिखे नहीं तो भी चलता, ओलिगोसिन। और आज से कब 30 मिलियन ईयर्स एगो, 30 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट फॉसिल नोन ऑफ दिस एप वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फयूम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट। कहाँ पे मिला है इसके, फयूम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट, ओके। सो ये उसके बारे में, फयूम डिपॉजिट नाम की जगह है, डिपॉजिट मतलब नदी के किनारे पे वो जो मिट्टी बन जाती, गाल जमा हो जाती है, यहाँ पे मिट्टी की नदी की भर के आके, तो वहां पे फयूम डिपॉजिट्स नाम का, जैसा डेल्टा डिपॉजिट्स है ना अपने, डेल्टा प्रदेश जो है तुम्हारे, तो डेल्टा जो है वो गंगा नदी के बहा के लाए वाली पूरी मिट्टी रहती है, एकदम फर्टाइल लैंड रहता है। वैसे फयूम डिपॉजिट नाइल रिवर के पास का है, वहां पे इजिप्ट में नाइल रिवर ही बड़ी सबसे दुनिया की, तो वहां पे तुमको फयूम डिपॉजिट्स में इसके पहले फॉसिल्स मिले आने हैं, ठीक है। देन इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था, दिस फॉसिल्स वर इन द फॉर्म ऑफ जॉ एंड टीथ, इसके जॉ मिले वाले और दांत मिले वाले। दे हैड एप लाइक वर्टिकल इंसाइजर्स, उसके इंसाइजर्स एप के जैसे थे, वर्टिकल्स रादर देन डायरेक्टेड फॉरवर्ड। बंदर के जैसी स्टेज है, एप स्टेज है, तो टोटली एप जैसे ही इसके दांत थे। Simpson presumed that it was Propiliopithecus might be the ancestor of modern apes and man. Simpson, अब साइंटिस्ट का नाम आया तो सिम्पसन नाम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देने का। समझा क्या लिखने का, कैसे लिखने का है?
ओके इसकी क्रेनियल कैपेसिटी अगर दिया नहीं है, ऑलरेडी एप स्टेज है, तो एप स्टेज की कैपेसिटी अपन अज्यूम कर सकते हैं इट वाज अबाउट 450 सीसी। 450 सबसे कम, ब्रेन जितना था बंदर का, एप का उतनी इसकी कैपेसिटी थी। सो दिस इज ओनली 450 सीसी। समझ में आया बेटा क्या लिखने का? ये प्रोप्लियोपिथेकस दिखता कैसा, तो थोड़ा सा देखो इसकी फोटो वगैरह, तुम्हारे सामने फोटो भी डालते रहूंगा बीच बीच में। तो प्रोप्लियोपिथेकस डन विद दिस। अब इसके बाद में जो डिस्क्राइब कर रहा है एक एक स्टेज, आप उसको थोड़ा सा गौर करो। सेकंड स्टेज है तुम्हारे ड्रायोपिथेकस, ऑल्सो नोन एज प्रोकॉन्सूल। लीकी डेवलप्ड डिस्कवर्ड द फॉसिल्स ऑफ ड्रायोपिथेकस ऑन एन आइलैंड इन लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे क्या लिखने का? लेक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। लेक विक्टोरिया नाम की जगह है अफ्रीका में, तंजानिया के पास में। सो वहां पे तुमको इसके फॉसिल्स मिला ले। लीकी डेवलप्ड इट, डिस्कवर्ड इट। लीकी नाम का साइंटिस्ट है। सो दिस साइंटिस्ट, यहाँ पे उसका नाम, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ एप्स लिव्ड इन मायोसिन इपॉक। मायोसिन यहाँ पे लिखने का, अबाउट 20 मिलियन ईयर्स एगो। MYA मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। Several species of Dryopithecus are also available. The important among these is African fossil Dryopithecus africanus. Dryopithecus has a close similarity to chimpanzee. It walked like a modern chimpanzee. Characters chimpanzee जैसे थे इसके. Structure of limbs and wrists showed that the knuckle walking were lesser in it. It used the flat of its hands like a monkey. वो अपने बंदर के से यूज करता था हाथ. It had arms and legs of the same length and had a semi-erect posture. It was also discovered from India and Europe from Miocene epoch, appeared to be the ancestor of modern apes. Recently, almost complete lower jaw of Dryopithecus has been also discovered from Haritalyanga in Bilaspur district. अभी इंडिया में भी इसके फॉसिल मिले हैं, तो दूसरा फॉसिल यहाँ पे लिखने का हरितालयंगा है, हरितालयंगा ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। इसके फॉसिल्स यहाँ पे भी मिला है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फॉसिल्स ऑफ ड्रायोपिथेकस। कैसा दिखता था देख रहे हैं उसको, थोड़ा सा एक जैसा ही, बस थोड़ा सेमी इरेक्ट पोस्चर, हाथ बता रहा क्या, थोड़ा सा बंदर के जैसा खड़े होगा लगे। आपको स्टेट बोर्ड में भी दिया है जो 7 इवोल्यूशनरी स्टेजेस, उसमें से एक फर्स्ट स्टेज जो है वो ड्रायोपिथेकस है। देन रैमापिथेकस वाज अगला वाला है, रैमापिथेकस है। नेक्स्ट इज रैमापिथेकस। फटाफट इसके नोट करते चलो, सेम पैटर्न में आप लिखो। अब मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, आप नोट करते चलो। साइंटिस्ट का नाम कैसा लिखना है, इसकी कैपेसिटी भी 450 के अराउंड ही थी, 450, ठीक है। रैमापिथेकस वाज ऑन डायरेक्ट लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। इट वाज कॉल्ड एज एप मैन लाइक प्राइमेट, एप मैन। अब दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे इसमें। The fossils were obtained from in the form of teeth and jaw bones in the rocks of Sivalik Hills in India by Lewis. Sivalik Hills in Lewis लिखो फॉसिल्स और साइंटिस्ट का नाम। कौन से साइड में लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे एरो के। और वैसे इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग लेट मायोसिन एंड अर्ली प्लियोसिन इपॉक अबाउट 14 to 12 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये पीरियड किधर लिखेंगे? एरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कौन सा? लेट मायोसिन एंड अर्ली प्लियोसिन अबाउट 14 to 12 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सिमिलरली इसके फॉसिल्स केन्या से भी मिले थे, उसका नाम केन्या पिथेकस रखे। It walked erect on his hind limbs, but still it was bent. Some scientists believe that they are Dryopithecus evolved into Ramapithecus. कुछ लोगों का मानना है Dryopithecus दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज बना ली। Okay, next one is your Australopithecus. Most important है, most important बोल के मार्क करके रखो, क्योंकि ये it is the connecting link between ape and man. बस इसको डबल बॉक्स बनाओ, स्टार बॉक्स बनाओ, जो भी करना है इसको सजा के रखो एकदम मस्त। क्यों? क्योंकि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। तो ये पहली लाइन यहाँ पे लिख लो इसके बारे में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये ऊपर के सब एप से, नीचे के सब मैन। ऊपर वाले सारे एप से और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नीचे वाले जितने सब मैन है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। ये एमसीक्यू तो हर जगह मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप स्टेज एंड मैन स्टेज? तो एप्स पूरे एप्स और मैन में कनेक्टिंग लिंक कौन है? This Australopithecus. What is connecting link? The group of organism or the organism that share similarities of two groups. मतलब इसमें दो लोगों के जैसे गुण रहेंगे, एप जैसे भी कुछ रहेंगे और मैन जैसे भी कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे। ओके, Australopithecus, the first fossil of Australopithecus africanus, इसका साइंटिफिक नेम Australopithecus africanus, in the form of skull cap of a baby called Tong baby, was discovered in the lime quarry by workers at
टोंग इन साउथ अफ्रीका। टोंग बेबी नाम की बहुत फेमस इसका जो फॉसिल है, टोंग नाम की जगह है, टोंग साउथ अफ्रीका। तो वहां पे इसका स्कल कैप मिला है सिर्फ इतना, तो उसको स्कल कैप टोंग बेबी बोलते। बेबी मतलब बच्चे का स्कल समझे थे उसको पहले, लेकिन बाद में मालूम पड़ा बच्चे का स्कल नहीं, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का एक ह्यूमन बीइंग पहले रहने वाला है, उसका स्कल था। तो लाइम क्वारी मतलब क्या, जहां पे से लाइम निकालते, तुम्हारा कैल्शियम का जो रहता चुनखड़ी वगैरह, तो वो निकालते जहां से चूना वगैरह, तो वो उसकी जो कुछ भी बड़ी बड़ी खदान रहती वहां पे से, उसमें से ये इसका स्कल निकला था एक लाइम क्वारी नाम का, लाइम क्वारी नाम की जगह से। उसको टोंग बेबी बोलते, बहुत फेमस है टोंग बेबी बोल के। आपको ऐसा दिखता है, देखो टोंग बेबी का फोटो, ओके। तो ये ऐसा दिखता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें आधे कैरेक्टर एप जैसे, आधे कैरेक्टर मैन जैसे, ओके। इसमें एक फेमस और है लूसी बोल के भी रहती है, लूसी बोल के एक बहुत फेमस मिला था बाद में, वो डिस्कवर करे थे ऐसा, ओके। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके आधे कैरेक्टर एप जैसे, आधे मैन जैसे। डिस्कवरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है, साउथ अफ्रीका में टोंग नाम की जगह पे वाली, तो इसके लिए टोंग बेबी इसका है, इसका फॉसिल है। दिस स्पेसिमेन वाज स्टडीड बाय रेमंड डार्ट, साइंटिस्ट का नाम लिखो रेमंड डार्ट। दे लिव्ड इन द लेट प्लियोसिन एंड अर्ली प्लीस्टोसिन, लिखे यहाँ पे पीरियड लेट प्लियोसिन अर्ली प्लीस्टोसिन, इपॉक अबाउट 4 मिलियन टू 1.8 मिलियन ईयर्स एगो, 40 लाख साल पहले रहने वाला है ये। It can be considered as the connecting link between ape and man. What are the ape-like characters and what are the man-like characters? अब ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में बहुत बार आके गा रहा है, What are the why Australopithecus is considered as the connecting link? तो इसके आंसर में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता कि ये एप जैसा भी है और मैन जैसा भी है। इसके कुछ कैरेक्टर एप जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैन जैसे। अब एक एप लाइक कैरेक्टर्स आपके सामने है, देखो, देख के फोटो देख के ध्यान में लो क्या है। See, the jaws and teeth are larger than those of modern man. जॉ बड़ा है, अपने जैसा नहीं, अपने से बड़ा ही है, बंदर जैसा। फेस वॉज प्रोनैथस, अपना ऑर्थोनैथस रहता, राइट। एंड द चीन वॉज एब्सेंट, अपने को चीन इज प्रेजेंट। द आईब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड ओवर द आईज, अपने आईब्रो रिजेस दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर नॉट प्रोमिनेंट। इसके आईब्रो रिजेस देखो कैसे मोटे मोटे, ठीक है। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी एप जैसी थी, 450 से 600 इसकी क्रेनियल कैपेसिटी एप जैसी थी। अब मैन जैसा क्या था फिर इसमें, इट वॉज 4 फीट इन हाइट, बंदर 4 फीट का नहीं रहता, 3.5-3 फीट के रहते बंदर। वॉक नियरली और कंप्लीटली स्ट्रेट, लगभग सीधा चलना सीख गया था। वर्टिब्रल कॉलम हैड अ डिस्टिंक्ट लंबार कर्व, लंबार कर्व, इसमें लंबार रीजन में कर्व, कमर के पास में कर्वेचर रहता, तुमको बताया था मैं, तो वो कर्वेचर रहेगा। विद ब्रॉड बेसिन लाइक पेल्विक गर्डल, बंदर का पेल्विक गर्डल लॉन्ग और इलांगेटेड रहता, नैरो रहता, इसका लॉन्ग था, ब्रॉड था। डेंटिशन was man like because of the dental arc was smoothly rounded, parabolic and simian gap was absent. सीमियन गैप मतलब दांत के बीच में ऊपर 2 दांत गैप रहते, नीचे वाले कनेक्स ऊपर बैठने के लिए, तो ये गैप इसमें नहीं था, मतलब इसको सीमियन गैप नहीं है, ये मैन जैसा कैरेक्टर है। सीमियन गैप रहा तो बंदर वाला गैप, वो एप कैरेक्टर, लेकिन इसको गैप नहीं था, मतलब ये मैन लाइक है। आपको ये 4 पॉइंट याद रखने के, इसके एप लाइक कैरेक्टर्स और मैन लाइक कैरेक्टर्स। समझ गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। देन देयरफॉर इट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज द अ मैन विथ एप ब्रेन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास में क्या लिखने का है, मैन विथ एप ब्रेन। ये किसकी पहचान है तो मैन जैसा, लेकिन ब्रेन किसके जैसा है उसका, 450 से 600। सो इट इज अ मैन विथ एप ब्रेन। इसका कैरेक्टर क्या है, मैन विथ एप ब्रेन। लेट्स कम अहेड, आगे चलते और अगला देखते। बहुत सारे फैक्चुअल बातें हैं, इसके लिए थोड़ा सा बोर भी होगा, लेकिन करना ही है इजीली, आपको ये बहुत सारी बातें याद रखनी है। एक आधा इसके ऊपर क्वेश्चन आके गया है, ये क्रेनियल कैपेसिटीज मैच द फॉलोइंग में आके गया वाला है नीट में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्टी से कहाँ पे क्या मिला है, कब हुआ है, हिस्ट्री चाहिए, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता होमो हैबिलिस। हैबिलिस मतलब हाथ। अब इसको इट इज ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन, इट इज ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन और टूल मेकर। लिख लो यहाँ पे इसका दूसरा नाम, टूल मेकर। होमो हैबिलिस टूल मेकर, हैंडीमैन, क्योंकि इसके हाथ ऐसे ठीक से चल सकता था, ऐसे हाथ लंबे करके ये झुक के इस तरीके चलता, और टूल्स बनाता था बैठे बैठे, कुछ तो भी छोटे मोटे पत्थर वगैरह से हथियार बना सकता था, और उनसे फिर कुराड़ वगैरह जैसे कुछ हथियार इन्होंने बनाए थे। आपको पता है, आपने स्कूल टाइम में देखा है। द फॉसिल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ओल्डुआई गॉर्ज। फॉसिल की जगह पे फॉसिल लिखो। तंजानिया बाय लीकी, वन ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स, इट वाज निकनेम्ड हैंडीमैन। दिस वाज आस्क्ड इन एमपीएससी एज वेल, एमपीएससी यूपीएससी में पूछते हैं क्वेश्चन, इसके लिए हैंडीमैन कौन है आपको पता होना चाहिए। पहली बार हैंडीमैन, हैंड यूज करने वाला मैन कौन सा था, होमो हैबिलिस।
it evolved in late Pliocene and early Pleistocene about 2.5 to 1.4 million years ago, and it lived in grassy lands, moved erect and was omnivore. The lower jaw was lightly built and the dentition was more like that of modern man. दांत हमारे जैसे थे, चलता फिरता था, बंदर के जैसा था, ठीक है, घास फूस भी खाता था, लेकिन ओमनिवोर था, थोड़े कीड़े मकोड़े अपने जैसा कुछ भी दूसरी चीजें भी खा सकता था. Had smaller molars and made tools from stones. Tools from stone. Tool maker इसके लिए बोला था उसको. And the cranial capacity was somewhat larger, about 650 to 800. लिख लो यहाँ पे 650 to 800. ठीक है. Then let's come to Homo erectus. नाम से समझ रहा है, erectus means the body is erect. What is the erectus? It was first true man. MCQ. The first true man. Erectus से human actual चालू हुए. ठीक है. First true man. It was not erect. It was erect. फर्स्ट ट्रू मैन. फोटोज देखते भी चलो साइड साइड में. होमो इरेक्टस के प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन जावा, पेकिंग एंड हिडलबर्ग. जावा मैन, व्हाट इज जावा मैन? द होमो इरेक्टस फाउंड इन द जावा वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑन द बैंक ऑफ सोलो रिवर इन जावा बाय ड्यूबॉइस. लिख लो यहाँ पे, सोलो रिवर इन जावा बाय ड्यूबॉइस, DUBOIS, DUBOIS. And these were named Pithecanthropus erectus. उसका नाम लिखो साइंटिफिक, Pithecanthropus erectus. It lived in the Middle Pleistocene epoch about 5 lakh years ago. Had a cranial capacity of 940 cc. Write down 940 cc. Walked erect, 5 feet in height. Pronathus. Jaws were massive with huge teeth. Chin was absent. देखो सब मैन जैसे कैरेक्टर आ रहे, थोड़े से अभी एप जैसे है, बट मैन जैसे आ रहे. Bony eyebrow ridges was present, was more ape-like than man, hence also called as Java ape man. थोड़ा सा ape जैसा भी था. However, he might have made use of fire. इसने पहली बार आग यूज किया होगा. The original species of Pithecanthropus erectus has been named as Homo erectus erectus by Mayer. इसको मेयर ने भी डिस्कवर करा था और इसको Homo erectus erectus नाम दिया था. Similarly, Peking man is the fossil which was discovered in near पेकिंग इन अ केव ऑफ चाइना. पेकिंग बोल के जो, अरे पेकिंग बीजिंग का ही पुराना नाम है पेकिंग, वहां पे एक गुफा में मिला था इसका फॉसिल. दे शोड सिमिलरिटी विद जावा मैन. दे वर नेम्ड एज Pithecanthropus pekinensis. Mayer considered it as a subspecies of Java man and hence it is also called as Homo erectus pekinensis. ये नाम है उसके साइंटिफिक. It lived in the Middle Pleistocene epoch about 5 lakh years ago and it was very similar to Java man. लिखो इसका पीरियड प्लिस्टोसिन, मिडल प्लिस्टोसिन 5 lakh years ago. It was very similar to Java man with heavy bony eyebrow ridges, low slanting forehead and chinless face. Chinless face, वापस chin absent है इसको. Their cranial capacity was much larger than Java man, ranging from 850 to 1200. 850 to 1200. Write down 850 to 1200 cc. Heidelberg man. It was discovered in Heidelberg, Germany, and the ancestor of Neanderthal man. इसकी भी 800 के आसपास इसकी वैल्यू है, so लिख लिए इसकी भी 800 से 1100 सीसी इसकी कैपेसिटी रह वाली है. Heidelberg man डिस्कवर्ड इन Heidelberg वैली. इसका पीरियड सेम था, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे रह वाला है, मिडल प्लिस्टोसिन के आसपास. Then Neanderthal man was the advanced prehistoric man. अब ये बहुत भारी है, इसने तो बहुत सारा दिमाग लगा रहा है, जैसे हम काम करते ये लोग भी वैसे काम करते थे. इसका फॉसिल मिला था निएंडरथल वैली इन जर्मनी बाय फुलरोट, FUHLROTT, फुलरोट साइंटिस्ट का नाम, FUHLROTT. सो इट लिव्ड इन द प्लिस्टोसिन, लेट प्लिस्टोसिन एंड अबाउट 1.5 लाख ईयर्स एगो. 1.5 लाख साल पहले रहता था लेट प्लिस्टोसिन इपॉक में. एंड वाइड स्प्रेड इन found were widespread in Europe, Asia and North America. They became extinct about 25,000 years ago. 25,000 साल पहले हमारे वो खत्म हो गए. They were heavily built and short. बॉडी बहुत भारी बनाई थी इनकी, और लेकिन हाइट में कम थे. आईब्रो रिजेस प्रोमिनेंट थे, स्कल थिक था, फोरहेड वाज लो स्लैंटिंग, जॉ वाज डीप विथ लो चीन. छोटी सी चीन थी उनकी, दांत सॉरी नो चीन, उनको ठुड्डी नहीं थी, ओके, हनवटी नहीं थी उनको. The cranial capacity was 1450, roughly equal to that of modern man. अपने जैसा ही 1450 के आसपास लिख लो उसकी cranial capacity 1450 cc. They were quite intelligent to make use and construct the flint tools. एकदम बारीक हथियार बनाते थे, छोटे छोटे नोकदार ऐसे छोटे छोटे एकदम फ्लिंट ऐसे अच्छे से शार्प एज वाले ऐसे हथियार बना सकते थे.
They buried their dead bodies along with their tools and they were supposed to perform ceremonies. अरे बहुत नाटक भरे थे, डेड बॉडीज को बरी करते थे, उनके साथ में हथियार भी रखते थे, मारने के बाद काम आएंगे बोले उसको, और उसके सेरेमनी से परफॉर्म करते थे, झिंगा लाला करते थे, डांस वांस करते थे, उनके जो कुछ भी है ये सब ह्यूमन के जैसे जो अपने आदिवासी लोग का तो जंगल में धिंगाने करते थे, ये वैसे थे। डेड बॉडी बरी करके वहाँ पे आग लगा के नाचना वगैरह, दूसरी जगह पे आग लगा नाचना, खाना पीना, गाना नाचना, ये सब करते थे। बोला क्या निएंडरथल मैन बहुत जर्मनी में मिला है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा। Lastly, Cro-Magnon man, it is this Homo sapiens fossilis. It was the extinct modern man. It was discovered by MacGregor in the Cro-Magnon rocks. Area लिखो Cro-Magnon rocks of France. Cro-Magnon rocks of France. साइंटिस्ट का नाम MacGregor, MAC Gregor, GREGOR। और बाद में इसके फॉसिल्स और मिले चेकोस्लोवाकिया, अफ्रीका और अदर पार्ट ऑफ फ्रांस में। They originated nearly 50,000 years ago and became extinct about 20,000 years ago. लिखो origin 50,000 years ago, टाइम लिख लो 50,000 years ago. Cro-Magnon were 180 सेंटीमीटर इन हाइट, अपने से भी ऊंचे थे, अपने जैसे हाइट थी 180 सेंटीमीटर, बहुत हाइट रही थी, लगभग 6-6.5 फीट के थे। विथ लार्ज स्कल, राउंडेड फोरहेड, डिस्टिंक्ट चीन, नैरो नोज, आईब्रोज, रिजेस, थिन एंड ब्रॉड फेस, एकदम मॉडर्न मैन से मैच होते थे। ओके, जस्ट अ टिपिकल यूरोपियन फेस। The cranial capacity was 1600 cc. ह्यूमन अभी वाले से भी ज्यादा बड़ा दिमाग था, 1600 cc, कितना बड़ा दिमाग है सोचो। लिख लो इसका सीसी में 1600। ये एमसीक्यू में पूछते सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? क्रो-मैग्नन मैन की थी। फ्रांस के लोगों की सबसे ज्यादा दिमाग रहता है, ऐसा मान लो। दे लिव्ड इन केव्स विद फैमिलीज, घर बना के रहने के बदले केव्स में रहते थे। दे वेर एक्सपर्ट इन हंटिंग, पेंटिंग, हंटिंग शिकार करते थे, पेंटिंग मतलब समझ सकते। दे मेड टूल्स एंड वेपन्स एज द स्पेयर हेड्स, भाले वगैरह, बोज एंड एरोज, तीर कमान वगैरह बना सकते थे। दे मेड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम आइवरी, वाह, हाथी के दांत से ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। इनकी जो फीमेल्स थे एकदम फैशन कॉन्शियस थी, तो वो ड्रेसिंग वगैरह करते थे। डेकोरेटेड देयर बॉडीज, बोला ना तुमको स्टार्टिंग में कि मस्त एकदम फर्स फेदर्स लगा के खुद की बॉडी को मस्त सजा के रखते थे। दे यूज हाइड्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, शीप वगैरह के, कैमल वगैरह के, जो कोई भी एनिमल रहेगा उनके जो हाइड्स रहते हैं, उनके स्किन रहते थे, वो आंख पे पहन लेते थे ठंडी से बचने के लिए कुछ। तो अपने देख क्या लेंगे कई पिक्चरों में इसको, तो खुद को मस्त छुपा के रखते थे, फर फेदर्स मस्त एकदम जाड़ एकदम मोड़ लेते थे, स्वेटर के जैसा उसको यूज करते थे। एंड बरीड देयर डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स, इनके कुछ रिवाज थे, मतलब बहुत होशियार थे ये, निएंडरथल से भारी थे, सब कर सकते थे जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दे आर दी, बट fossils now they are not available now, they got extinct somewhat 20,000 years ago. तो इस तरीके से बेचारे चले गए क्रो-मैग्नन। और आज के तुम्हारे सामने लास्ट की स्टेज मॉडर्न मैन, विच इज द टुडेज मैन, जो आप तुम्हारे सामने है। मॉडर्न मैन के बारे में क्या डिस्कस करना, तुम्हारे को सारे कैरेक्टर, मुझे देख लो, सारे कैरेक्टर्स तुमको समझ में आएंगे, तो सब पता ही है तुमको फेस कैसा है क्या है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मॉडर्न मैन की बात कर रहा। तो फेस वगैरह तुमने जो मैन के कैरेक्टर्स देखे, लुम्बार्कर वगैरह, बॉडी हेयर वगैरह, सो सब चीजें ही मॉडर्न मैन। इंटेलिजेंस लेवल, आज का काम क्या है, सो दीज आर दी मॉडर्न मैन का नाम होमो सेपियंस, क्रो-मैग्नन होमो सेपियंस फॉसिलिस, इट इज द फॉसिल जो अब नहीं है। एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन एंड द लिविंग मॉडर्न मैन। एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन का एग्जांपल क्रो-मैग्नन मैन। These are the 9 stages of human evolution। आपको इस तरीके से ये स्टेजेस याद रखने की है। आपको जो सब डायग्राम्स दिया, फोटोज दिया, ये सब अच्छे से नोट करके रखो। सब बातें मैं जिस तरीके से टेबुलेटेड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एक बार लास्ट में आपको मैं इसका एक बड़ा सा एक आपको मैं अवेलेबल करके दे दूंगा ग्रुप में, सो वो आपको मिल जाएगा। प्लस ये एक फोटो देख लो कैसे तरीके से लिखने का, मैं थोड़ा सा लिख के बताने की कोशिश किया फिर से। ओके, एंड दस यू आर डन विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस, हैबिलिस इरेक्टस और फिर ये क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, ये स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस। इधर के स्टेजेस तो भी चलो पूरे एप जैसे, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, रट्टा मार के रखो दिमाग में पूरी तरह से फिट करके एकदम। ओके, सो दस वी आर डन विद द चैप्टर ह्यूमन इवोल्यूशन। पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता। बस एक आपको एडिशनल बीट है यहाँ पे, आपको जो स्टेट आपके जो एनसीईआरटी में दिया वाला क्वेश्चन, ट्राई टू ट्रेस आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी एनिमल से हॉर्स, जो एक्स्ट्रा का बीट रहेगा वो अगले लेक्चर में मैं कवर करूँ।